दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसीलिए अगर जो सवाल आपके जहन में बार बार उठते हैं, आप सोचते हैं कि आखिर हमें इन हालातों में जब डेल्टा और कोरोना को लेकर कई अलग अलग वेरिएंट सामने हैं, जिनमें ओमिक्रॉन के संक्रमण की दर सबसे ज्यादा बताई जा रही है, तो किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज कई सवालों को खड़े करती हैं कि इस वक्त क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मनोवैज्ञानिक तौर पर कई परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं और ऐसे में उनसे कैसे पार पाया जाए, तमाम सवालों को आज हमारे साथ डॉक्टर्स की पैनल मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश इस आधे घंटे में होगी। तो हमारे साथ डॉक्टर्स की पैनल मौजूद है, जिनसे हम लगातार सवाल पूछेंगे और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्वेता आपका। डॉक्टर निष्का सिन्हा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मनोचिकित्सक हैं। मैम आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जनरल फिजिशियन है। सर आपका भी बहुत स्वागत। इस वक्त सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी डॉक्टर निष्का सिन्हा आपसे ही। कहते हैं कि अगर डर आपके ऊपर हावी हो तो वो डर आपको खुद कई बीमारियों से घेर लेता है। इस वक्त जब संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, कुछ लोग डर भी रहे हैं और कुछ बिना डरे लोगों को डराने वाली स्थिति तक पहुंचा भी रहे हैं। क्या जरूरी इस वक्त है जो लोगों की तरफ से अपने व्यवहार में तब्दीली के तौर पर लाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बोला है कि जो सेकेंड वेव ने हमारे स्टेट को काफ़ी बुरी तरह इफेक्ट किया था। फर्स्ट वेव थोड़ा माइल्डर था एंड अब ये थर्ड वेव का एप्रीहेंशन, सबके अंदर एक डर है कि कहीं फिर से वो सेकेंड वेव जैसा सीन ना आ जाए। बट जैसा कि कोई भी पैंडेमिक होता है तो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, एक हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ ऑप्शंस और अनसर्टेनिटी। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि थर्ड वेव पहले से कुछ हद तक बेटर इस संदर्भ में है कि अभी अनसर्टेनिटी तो है, वी डोंट नो आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें आगे बदलाव आएंगी, क्या होगा, म्यूटेट होगा नहीं होगा, वी डोंट नो दैट। लेकिन हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ ऑप्शंस के पैरामीटर्स में डिफरेंसेस है सेकेंड वेव और थर्ड वेव में, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस है और जैसे कि मैंने कहा वैक्सीनेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन अगर हम कोरोना नामक पैंडेमिक से लड़ना चाहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे हराना है, डरना नहीं है इससे, मतलब मिलके इससे लड़ना है इनफैक्ट। और लड़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी जल्द हो वैक्सीनेट हो हम। मैंने खुद भी अपना प्रिकॉशनरी डोज आज इंदिरा गांधी से मैं जस्ट लेके आ रही हूँ। सो जो हमारे हाथ में है वो करें और अननेसेसरी ओवर थिंकिंग से बचे। क्या होगा, म्यूटेट होगा नहीं होगा, आगे का सिचुएशन कैसा होगा, पैंडेमिक लगेगा कि नहीं, नए स्ट्रेन्स आ जाएंगे, या अननेसेसरी बस दूसरों से पूछ रहे हैं या एंशियस हो रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। एंड दूसरों का मदद करें एंड प्रिपेयर्ड रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियस ना हो। अगर हम बहुत एंशियस फील कर रहे हैं, नींद गायब हो रही है, चिंता हो रहा है, घबराहट हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहा है, कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, आप एक्सेप्ट करें कि आप एंशियस हैं एंड घबराए हुए हैं, यू कैन मीट अस, यू कैन सीक फॉर हेल्प। बिल्कुल, आप खुलकर अगर अपनी बात रखते हैं और डॉक्टरों तक आपकी जो वस्तु स्थिति है उसका आप सही तरीके से चित्रण करते हैं तो जानकारी आपको सही तरीके से मिलती है और उन सुझावों के साथ आप उससे बाहर भी निकल पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप जो महसूस कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वही डॉक्टर्स के सामने भी आप बात को रखें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, कई कॉलर्स, कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम 60 के ऊपर तो हैं, अब हम चाहते हैं कि बूस्टर डोज लग जाए लेकिन पॉजिटिव हो गए। अब पॉजिटिव हो गए तो क्या ये बूस्टर डोज नहीं लगेगी? लगेगी तो कब लगेगी? देखिए, जब पॉजिटिव हो गए तो इसमें आपको एक बूस्टिंग इफेक्ट अपने आप मिल जाता है, एंटीबॉडी शरीर के बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव होने के जस्ट बाद बूस्टर डोज नहीं लेना उपयुक्त होता है। जब आप पॉजिटिव हो चुके हैं तो कम से कम 3 से 6 महीने का गैप तो मस्ट है बूस्टर डोज लेने के पहले,
क्योंकि इम्यून स्टेटस जो शरीर की है अपने से स्वतः जब इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के क्रम में एंटीबॉडी बनाता है और वो हाई एंटीबॉडी टाइटर रहता है, जिससे कि 3 से 6 महीने तक उसके टाइटर कमने लगते हैं, तब आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो ये आप समझकर चलिए कि आपके अंदर एंटीबॉडी इस वक्त मौजूद है और आपको इस वक्त वो बूस्टर डोज नहीं लगवानी है। जिस टर्म पीरियड के बाद डॉक्टर तेजस्वी बता रहे हैं कि आप उसके अनुरूप ही जा करके आप वैक्सीनेट हो। और ऐसे भी जो गाइडलाइंस इस वक्त जारी की गई हैं, जो लोग पॉजिटिव नहीं भी हैं उन्हें भी दूसरी डोज के बाद 9 महीने का अंतराल, इस 9 महीने के बाद ही आप ये बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल जरूर रखें। बहुत ज़्यादा घबराहट में, जल्दबाजी में आपको जाकर बूस्टर डोज नहीं ले लेनी है और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। ये एहतियात आपको उस वक्त भी बरतनी है जब आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं, चाहे वो बूस्टर डोज हो या पहली या दूसरी खुराक डोज आप कोरोना से प्रोटेक्शन को लेकर लेने जा रहे हो। बिना मास्क के तो घर से बाहर नहीं निकलना है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर श्वेता, कई प्रेग्नेंट लेडीज ये सवाल पूछ रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होंगे तो हमें क्या अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने समय ध्यान रखना है या हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं? क्या इस वक्त उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। एंड उसके बाद जो है वो सारे प्रिकॉशंस ऐसे भी लेने, उन्हें अपने आप को आइसोलेट कर देना है और डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना है रिगार्डिंग क्या क्या मेडिकेशंस चलेंगी। SpO2 उनको जो है 91% से ज़्यादा मेंटेन करना है। रेस्पिरेटरी रेट भी काउंट करके रखना है। अगर जो है रेस्पिरेटरी रेट उनका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है देन ऑल्सो दे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। बिल्कुल। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल में जैसे 90% ऑफ द फीमेल्स हैं उनमें जो है ये एसिम्टोमेटिकली या माइल्ड सिम्टम्स के साथ गुजर जाता है। कुछ ही लेडीज़ हैं जिनमें काफ़ी सीवियर सिम्टम्स होते हैं, तो वैसे केसेस में आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत भी होती है। बिकॉज जैसे जैसे आपकी डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपके बच्चे पे भी असर पड़ता है। इनफैक्ट अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो ऑफ कोर्स आपके बच्चे में भी जो है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाती है। इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके SpO2 जो है वो मेंटेन्ड है। आप प्रॉपर जो है जो एक्सरसाइज बताए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, उन सबको भी करें। एंड जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लगने लगता है कि कम हो रहा है या आपको सांस लेने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तुरंत आप भर्ती होने के लिए जो है आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। बिल्कुल। तो और इनफैक्ट जब बिल्कुल इस वक्त मई जैसे कहर को लेकर लोग अब डरे सहमे हुए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हालात हमने 2021 में मई के दौरान देखे थे वही दौर एक बार फिर से आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन में 6 गुना मरीज जो है वो बढ़ चुके हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा, अब लोग एक बार फिर से इस बात से परेशान है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? पॉजिटिव होकर सेल्फ आइसोलेशन ये अपने आप में मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस वक्त ऐसे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जो मानसिक दबाव में हैं। इस वजह से कई दूसरी बीमारियां भी खड़ी हो रही हैं। एहतियात के साथ साथ आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग पहले से मनोवैज्ञानिक तौर पर कई चीजों से जूझ रहे हैं? वो अस्पताल कब पहुंचे, क्या करें, अपने खुराक में कोई तब्दीली लेकर आए? बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम अपना फिजिकल हेल्थ, जैसे कि WHO का डेफिनेशन कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो लॉकडाउन और ये जो पैंडमिक है इसमें फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, वी आर ऑल कंसर्न एंड वी हैव टू बी कंसर्न, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल उठता है या आपका जैसे सोशल वेलबींग, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इसे सोशल, जैसे एक टर्म यूज़ हुआ था सोशल आइसोलेशन, नहीं, हम फिजिकली आइसोलेट हो लेकिन कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे वेज हैं उससे कनेक्ट होने का। दूसरा कि मेंटल वेलबींग के लिए हमें फोकस करना है नाउ एंड प्रेजेंट में। ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड जैसा कि पिछला फेज़ जो लॉकडाउन का फेज़ था, हमने देखे काफ़ी सारे जैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी आए सामने, जैसे स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम, इवन नशा का समस्या बढ़ गया, इवन डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी घरों में देखा गया। काफ़ी रिसर्चेस बताती है कि काफ़ी बड़ा स्ट्रेस
सब लोग इनफैक्ट स्ट्रेस का जो भी स्ट्रेस लेवल बोलेंगे तो एज हाई एज 50 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज स्ट्रेस। और अगर आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और स्ट्रेस का काफ़ी बुरा असर पड़ता है फिजिकल हेल्थ पे। तो अगर हमें कोविड नामक पैंडमिक से फाइट करना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस से बचे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग एक प्रॉपर, इवन लॉकडाउन का जो फेज था उसमें हम हमेशा इस पे बोल रहे थे कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग करें, एक प्रॉपर दिनचर्या रखें, प्रॉपर स्लीप, एपेटाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, योगा, एवरीथिंग दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक सवाल उठता है जैसे कि अगर आपसे सहा नहीं जा रहा, अगर बिल्कुल पैल्पिटेशंस हो रहा है, रात की नींद गायब हो रही है, बिल्कुल चिंता हो रहा है, या कभी किसी के साथ कुछ वैसा कोई सीरियस हो गया, तो हमें एक काइंडनेस की वर्च्यू रखनी है, एक दूसरे का हेल्प करना है, क्योंकि उससे भी हमें बेहतर महसूस होता है। प्रिपेयर्ड तो रहना ही रहना है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ऐसे फीलिंग्स खुद में दिख रहे हैं तो हम डॉक्टर की सलाह लें। और एक चीज़ ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ओमाइक्रॉन नामक जो कि अभी थर्ड वेव में हर जगह हम सुन रहे हैं, हर सबके जुबान पे है ये ओमाइक्रॉन। सो ओमाइक्रॉन के बारे में कुछ तथ्य जानना इंपॉर्टेंट है कि ये अभी तक के हिस्ट्री में, जैसे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरस है। खुशी की बात यह है कि ये हमारे लंग्स को नहीं इफेक्ट करता है, तो इसीलिए बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस माइल्ड होते हैं, लेकिन म्यूटेंट वेरिएंट आ सकते हैं, तो सतर्क रहना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सतर्कता और सावधानी ये सबसे बड़ा हथियार इस वक्त आपके हाथ में खुद है। देखिए, जहां पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले होते हैं वो अस्पताल होते हैं, जहां पर संक्रमित मरीज पहुंचते हैं, और वहां पर डॉक्टरों के या फिर मेडिकल स्टाफ जो वहां पर काम कर रहे हैं, आपके दिन रात सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के संक्रमण का डर सबसे ज्यादा होता है। इसके बावजूद लोग एहतियात के साथ आपकी सेवा में लगे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप संक्रमित कम हो, वहां पर आपकी पहुंचने की संख्या कम हो, डॉक्टरों को भी सहूलियत हो, और आपकी तरफ से भी आपकी जिम्मेदार भूमिका होनी चाहिए। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संक्रमण होने की जानकारी ही नहीं हुई, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो संक्रमित हुए थे, और संक्रमित होकर वो सामान्य रूप से लोगों के बीच घूमते फिरते भी रहे। अब अगर वैसे लोग बूस्टर डोज लेने के लिए पहुंच जाएं या बूस्टर डोज लें, तो उससे फायदा, नुकसान या कुछ भी नहीं? नहीं, देखिए, जो भी संक्रमित यदि हो गए हैं तो उन्हें उस समय संक्रमण के अवधि में या संक्रमण के जस्ट बाद बूस्टर अगर लेते हैं तो वो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि एक अपने आप में जो इन्फेक्शन होता है वो शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और बूस्टर जो डोज पड़ते हैं वो भी शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी में जा सकता है। इसलिए जब आपको ये शक हो कि आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, तो आप अपना टेस्ट कराने के बाद ही बूस्टर डोज लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी इम्यून सिस्टम का जब होता है तो वो अपने आप में कुछ प्रॉब्लम, एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे बहुत तेज दर्द, फीवर और इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन डॉक्टर दिवाकर, अगर पेशेंट्स को ये पता ही ना चले, संक्रमित को ये पता ही ना चले, उसके अंदर किसी तरह का कोई सिम्टम्स जनरेट ही नहीं हुआ, उसे इस बात की जानकारी नहीं हुई कि वो किसी संक्रमित शख्स के पास गुजरा या फिर उसके कांटेक्ट में आया, संक्रमण आया और होकर चला भी गया, वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, वैसी परिस्थिति में आपकी केवल हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स होती है कि आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से विगत 6 दिनों के अंदर जो आप टीका लेने जा रहे हैं, किसी से ऐसा संपर्क तो नहीं हुआ है जिसको कि इन्फेक्शन बाद में आई हो। अगर वो जानकारी है तब आप जब अपना जो इंक्यूबेशन, जो आप आइसोलेशन में रहने की अवधि बताई गई है 6 दिन, उसके बाद ही आप लें कि आपको कोई सिम्टम नहीं आ रही। और एसिम्प्टोमेटिक यदि आपको इन्फेक्शन हो भी गया और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि माइल्डर इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव नहीं हुआ है शरीर का, और वैसी विशेष परिस्थिति में अगर आपको टीका पड़ जाता है तो उससे कोई विशेष घाटा या प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद की तरफ से सावधानी ज़रूर रखनी है। अगर आप गैदरिंग में जाते हैं, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं जहां आसपास लोगों की भीड़ मौजूद होती है, तो आपको एहतियात ज़रूर बरतनी है। माइल्ड भी लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट ज़रूर करें, अपने आप को मॉनिटर ज़रूर करें, और ऐसे में ज़रा सी भी दिक्कत आपको होती है तो डॉक्टरी सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस ओमिक्रॉन के लक्षण को हमने ये देखा कि राहत की बात ये रही कि ये हमारे श्वसन तंत्रिकाओं पर, या हम यूं कहें कि हमारे लंग्स को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी राहत की खबर संक्रमितों के लिए भी है, उस सिस्टम के लिए भी है जो हम सब जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जिस अफेक्टेड लोगों की जितनी संख्या है, वहां पर उस संख्या में हमारे पास व्यवस्थाएं मौजूद नहीं हैं। राहत इतनी ज़रूर है, लेकिन पेट की संक्रमितों की संख्या भी, जिसमें ये लक्षण भी सामने आ रहे हैं कि लोगों को पेट में ऐंठन की समस्या हो रही है, पेट दर्द की समस्या हो रही है, तो क्या इसे भी हम कोरोना और ओमिक्रॉन के लक्षण के तौर पर देखें? बिल्कुल। पहले भी जैसे कि हमारे डेल्टा वेरिएंट में ये चीज़ें देखी गई थी कि कुछ मरीज़ जो है पेट के सिम्टम्स लेकर के आ रहे थे, जिनका लगभग जो है कई बार उन्हें जो है मोशन हो रहा था और वॉमिटिंग की भी कंप्लेन आ रही थी। तो इस दौरान भी इस सिम्टम्स को, इन तरह के सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और हमें सावधानी तो बरतनी ही है। और अगर हमें जो है इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और हमारा हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट रहा है तो बिल्कुल हमें एक बार RT-PCR टेस्ट ज़रूर से करा लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमें इलाज ज़रूर से करवाना चाहिए। और जो एहतियातन बोला गया है जैसे मल्टीविटामिन्स और जिंक के टैबलेट्स लेने के लिए, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर निष्का सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो लोग बार बार इससे जुड़े सवाल पूछते हैं कि हम पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जब कोरोना के संक्रमण का दौर शुरू होता है तो फिर अस्पतालों में जाने से डर लगता है। डॉक्टर की व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग फिजिकल तौर पर देखने से बचने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर के पास भी जब पहुंचिए तो एक डिस्टेंस के साथ ही डॉक्टर भी आपको मॉनिटर करते हैं या देखते हैं। कई बार लोगों की परेशानियां इस दौरान बढ़ जाती हैं, गैप होने की वजह से, फ्रिक्वेंटली बातचीत का क्रम टूट जाने की वजह से। वैसी परिस्थिति में वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये काफ़ी सही सवाल है, क्योंकि कई बार हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, जैसे मैं इंदिरा गांधी में भी कार्यरत हूँ और वहाँ काफ़ी डिस्टेंट पेशेंट्स हैं, इवन बिहार के बाहर, नेपाल एंड हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। सो उन लोगों का ये कंसर्न होता है कि अभी ट्रैवलिंग कम हो गया, हमें बोला जा रहा है ट्रैवल नहीं करें, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में। तो ये जानकारी लेना है। सारे वेबसाइट पे जो भी हेल्थ सेक्टर या बिहार गवर्नमेंट या न्यूज़ चैनल, सारे सेक्टर्स पे टेली साइकेट्री मतलब टेली मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टरों की सलाह ऑनलाइन उस जरिए में ले सकते हैं। सो अपडेटेड रहना खुद के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पैनिक में नहीं आ जाना कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अब नहीं मिलेंगे डॉक्टर से। कई दफ़ा ये भी सवाल काफ़ी हमारे पास आता है कि हमारी तो दवाई चल रही है तो हम वैक्सीनेट हों कि ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डाउट है, या कई बार मेरी माँ डायबिटीज़ की दवाई पे है सो वो वैक्सीन ले सकती है, यानी हमने नहीं दिलाया वैक्सीन क्योंकि वो, सो नहीं, खुद से हमें दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इस प्रोग्राम या टेली साइकेट्री के थ्रू अपने डॉक्टर्स को रीच करें और सलाह ले सही। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं कहती हूँ कि पेल्ट्समैन इफेक्ट, जो साइंटिफिक इफेक्ट है, कि जब आप में कोई एक सेफ्टी चीज़ आ जाती है तो लोगों में एक सीडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, हम तो वैक्सीनेट हो गए, अब तो हम कहीं भी ट्रैवल करें, कुछ भी करें। तो नहीं, जो भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं या जो भी अभी मीडिया के थ्रू या जो भी आपको सलाह मिल रही है उसको प्लीज़ मानिए, क्योंकि कोविड नामक जो पैंडेमिक है ये बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद को नहीं, आपके कोई भी गलत कदम से आपके अगल बगल के लोगों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, आपने हैंड वॉश नहीं किया प्रॉपर, कई बार क्या होता है हमारे चेंबर में पेशेंट घुसते हैं और घुसते ही सबसे पहला काम होता है मास्क निकाल के बात बताना शुरू करते हैं। तो नो, बिकॉज अगर आप अपने सेवियर जो कि डॉक्टर्स हैं, सेव द सेवियर जो हम कहते हैं, अगर आप जो भी वॉरियर्स हैं या न्यूज़ वाले पीपल या बैंक वाले पीपल जो भी हैं, सबकी सेफ्टी हमारे हाथ में। अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे वॉरियर्स सब सेफ रहेंगे। सो कभी भी वो गलती ना करें। एंड दूसरा, जैसे कि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव आया जनवरी, 16 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था 2021 में जब वैक्सीनेशन आया, उसके बाद हमने देखा सेकेंड वेव ने इफेक्ट किया। एंड जब सेकेंड वेव का जो कहर था वो थोड़ा धीमा होना शुरू हुआ,
सब ने ट्रैवलिंग, सब ने बर्थडे सेलिब्रेट, सब ने सब कुछ शुरू कर दिया। तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वैक्सीनेशन आपको कोविड से गारंटी नहीं देता कि कोविड आपको बस वो सीवियरिटी से आपको बचाता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो कभी भी प्रिकॉशंस में ढिलाई ना बरतें। बिल्कुल, प्रिकॉशन तो वो आपको हर message बहुत वक्त important है बरतनी है, तब जब आप वैक्सीनेट हो चुके हैं, तब जब आप भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं, तब जब आप अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और दूसरों के लिहाज से भी आपको ये सावधानी बरतनी है। दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे आखिर में, चूंकि क्लोजिंग टाइम पर अपने पहुंच रहे हैं, कई ऐसे लोग जिनके अंदर सिम्टम्स तो साफ नजर आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन इसके बावजूद जब उनकी RT-PCR टेस्ट होती है, रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, वो निश्चिंत हो जाते हैं, आपके बीच फिर पहुंचते हैं। आपको उस वक्त क्या सावधानी बरतनी है, और उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ रिपोर्ट के भरोसे फिर एक बार सामान्य तरीके से लोगों के बीच पहुंच जाते हैं? देखिए, बहुत बार आप सेकेंड वेव के समय देखे भी होंगे कि जब लंग्स को इन्फ्लेम किया, इन्फेक्ट किया और लंग्स में बहुत सीवियरिटी की, उस समय भी उसका रेप्लिकेशन कम हो गया था नाकों में और RT-PCR निगेटिव हुई थी। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए थे कि ICU में पेशेंट हैं, उनकी RT-PCR उस समय निगेटिव हो गई, लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो अगर आपको लक्षण हैं और आपको निगेटिव RT-PCR हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस नाक से जैसे लेना हो उस समय उसका सैंपलिंग एरर हो गई हो सकता है कि उस जहां साइट ऑफ सिलेक्शन है वो उचित नहीं रहा हो, या ट्रांसपोर्टेशन में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि आपकी RT-PCR अगर निगेटिव है, पूरी तरह से आपको लक्षण है, तो आप उस पर पूरा विश्वास करें कि मेरा तो RT-PCR निगेटिव है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इस समय आपका दायित्व तो बनता है कि जब तक आप सिम्टम फ्री न होते हैं तब तक आप आइसोलेशन में रहें, क्योंकि अगर ये फॉल्स निगेटिव है बाई चांस किसी कारण से, तो आप कितनों को इन्फेक्ट कर देंगे और अपनी भी सीवियरिटी को बढ़ाने की क्षमता रखेगा, आपकी भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक मेरा मानना ये है कि अगर केवल आपको लक्षण पूरी तरह से हैं अभी भी, या वो ठीक है कोरोना के नहीं हो सकते हैं, फ्लू के भी हो सकते हैं, तो वो भी बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। और अभी के पैंडेमिक के समय में किसी तरह का अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर समाज में फैल रहा है तो वो पैनिक ही करता है, लोग घबरा जाते हैं। तो फ्लू के समय में भी आपको आइसोलेट रखना है, अपने आप को आइसोलेशन में रखना है कि दूसरों को फ्लू भी ना हो, और आपको जब तक आप सिम्टम फ्री ना होते हैं तब तक आप अपने को आइसोलेटेड रखें तो बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, बहुत संक्षेप में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन के लक्षण को लोग किस किस रूप में अपने अंदर खुद डिटेक्ट करें, और जिसके बाद उनकी तरफ से सेल्फ आइसोलेशन में जाना हो, दवाओं का सेवन हो, ये तमाम चीजें की जाएं। वो लक्षण जो बेसिक तौर पर अभी सामने आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, दो बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस माध्यम से। सबसे पहला, आज सेंट्रल मिनिस्ट्री को क्लैरिफाई करनी पड़ी है कि ओमिक्रॉन इज नॉट ए कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू टाइप ऑफ थिंग। ये इसको ध्यान में रखना है। बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में जा रहा है कि ओमिक्रॉन इज वेरी माइल्ड और इससे हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेशियो बढ़ती जा रही है यूएस के अंदर में, जबकि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सचेत रहना बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ हद तक डेल्टा से डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे कि अगर लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो है, महक और स्वाद का खत्म होना, वो डेल्टा में होता था, ओमिक्रॉन में नहीं होता था। ओमिक्रॉन में मुख्यतः फीवर आ रही है, फैटीग बहुत ज्यादा हो जाता है, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, पेट में भी गड़बड़ियां आती हैं, भूख नहीं लगता है, और उसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी के नाक में सुरसुराहट होना, नाक से गरम गरम भाप टाइप का आना, सर्दी होनी, खांसी होनी हल्की, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन चेस्ट का कंजेशन बहुत नहीं होता है। तो इस तरह के अभी तक इवॉल्व जो कर रहे हैं ओमिक्रॉन के सिम्टम्स, ये इसी तरह के फ्लू से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये फ्लू से अलग वायरस है और लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट अभी पता नहीं है। इसलिए क्लियर होने के बाद भी वो पूरी तरह से किसी अन्य ऑर्गन को लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं, ये सब सचेत रहने की आवश्यकता अभी है। और ओमिक्रॉन को कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस है और अभी जैसे इतनी तेजी से स्प्रेड ये हो रहा है, तो जब भी बॉडी मिलती है ना, और उस कारण से नए स्ट्रेन बनने की संभावना भी बढ़ जाती है।
वायरस देखता है, जब वो रेप्लिकेटिंग होता है, मल्टीप्लाइंग करता है ना, तो उस समय उसके नए स्ट्रेन समाज में आते हैं, वातावरण में आते हैं, लोगों के बीच आते हैं। इसलिए अभी वैक्सीनेशन के साथ साथ अटमोस्ट प्रिकॉशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का प्रयोग, और मास्क भी चूंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा है, N95 के ऊपर सर्जिकल मास्क, यदि आपको कहीं भी जाना हो, डबल मास्क जरूर से लगाएं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आप दे रहे हैं कि इस वक्त आप इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इसकी सीवियरिटी आपको अगर ये लग रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, तो वो परेशानी खड़ी ना हो, इसलिए आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान रहें, सचेत रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का।